हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जर्व ओनली। ये हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, ठीक है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है। आज डेट है जुलाई 28, 2025। आज के दिन हमने 4 क्वेश्चन कम्युनिटी के अंदर डाले थे, जिनका अब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। गर्ल्स और बॉयज़ का अलग से सेपरेट अलग अलग ग्रुप बना दिया गया है, जिसमें आपको डे टू डे लाइफ में जितनी भी जो मुझे ज़रूरी चीज़ें लगेगी वो आपको शेयर की जाएगी। अब जो व्हाट्सएप चैनल है वो थोड़ा ऑफिशियल हो गया है, तो यहाँ पे हम ज़्यादातर क्वेश्चन वगैरह ही शेयर करेंगे, और जल्दी इसमें आपके हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका भी अब जल्दी स्टार्ट करेंगे 2-3 तारीख के बाद में। तो इसमें थोड़ा सा ऑफिशियल हो गया, ज़्यादा स्टूडेंट है तो ग्रुप के अंदर हम सारे जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ स्टूडेंट्स वो सारे उसमें ऐड है, और उसमें जो डे टू डे लाइफ में जो भी मुझे लगेगा, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड ना भी हो, वो भी हम चीज़ें उसके अंदर अब शेयर करेंगे। तो अगर आप अभी तक गर्ल्स और बॉयज़ अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आप जैसे ही इस लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शायद मेरे नंबर ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे मेरे नंबर लिखे हुए होंगे, आप उसके ऊपर अपना नाम लिख के भेज सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, ठीक है। चलिए, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का डिटेल एक्सप्लेनेशन था वीडियो का। आप सब ने आंसर करे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही भी जवाब करा है, कुछ स्टूडेंट ने गलती से गलत जवाब भी कर लिया था। शायद आज के क्वेश्चन थोड़े से मुझे अच्छे लगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो काफ़ी कन्फ्यूजिव था। अगर आपने सवाल को सही से नहीं पढ़ा है तो काफ़ी सारे बच्चों ने ऐसा लग रहा था उनके जवाब देख के कि शायद उन्होंने सवाल को सही से समझा नहीं है, इस वजह से उन्होंने गलत कर दिया है। तो सभी ये डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें आज वाला, और फिर अपने वापस आंसर को सही करें कम्युनिटी के अंदर, चैनल के अंदर जाके, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से खाली दिमाग से समझना है, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, लेकिन 110% अगर आप ध्यान से सुनोगे तो पक्का आज के बाद में इन चीज़ों के अंदर आपको डाउट नहीं आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बहुत सिंपल और बहुत आसान भाषा में समझाने की, ठीक है, कि चाहे कोई 5वीं क्लास का भी बच्चा होगा उसको भी शायद समझ में आ जाएगा। इतने सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सवाल पूछा है हमसे, सवाल, हाँ, सवाल पूछा है, द एब्सेंस ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का क्या चाहिए, अभाव, विथ डीप एपिसेंटर, ऐसे भूकंपों का अभाव कहाँ पाया जाता है जो गहरे होते हैं, जिनका फोकस जो होता है वो बहुत पृथ्वी के गहराई में पाया जाता है। तो हमें ये पूछा गया है कि पृथ्वी में 3 प्रकार की प्लेट होती है। प्लेट तो आप सबने सुनी होगी, प्लेट बाउंड्रीज, आपने जब प्लेट विवर्तनिकी वाला चैप्टर सुना होगा तो आपने सुना होगा कि पूरी पृथ्वी जो है वो अलग अलग प्लेटों के अंदर विभाजित है। इस तरीके से अगर अपन देखेंगे तो अलग अलग पृथ्वी विभाजित है। ये प्लेटें क्या करती है, मूवमेंट करती है, चलती रहती है अलग अलग दिशाओं में, ठीक है। तो ऐसे इनकी चलने की दिशाओं के आधार पर हमने इन सारी प्लेटों को 3 भागों में विभाजित करा है। पहला भाग आता है हमारा जिसमें हम देखते हैं कि प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। जब दो प्लेटें, जैसे ये एक प्लेट हो गई और दूसरी ये प्लेट हो गई, ये दोनों का दिशा क्या है चलने की, एक दूसरे की तरफ है, तो अब क्या करेगी, यहाँ पे आके ये टकरा जाएगी। इस प्रकार की अगर दो प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, या फिर जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट को बोला जाता है अभिसारी। अभिसारी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अभिसारी प्लेट किनारे। या फिर इस कन्वर्जेंट का दूसरा नाम होता है डेस्ट्रक्टिव। अब डेस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है, जब दो प्लेटें टकराएगी तो उनके बीच में क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, तो इसे विनाशकारी भी बोला जाता है, ठीक है, विनाशकारी। ये दोनों एक ही नाम है, कोई भी आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा मूवमेंट होता है जब प्लेटों का मूवमेंट आपस में एक दूसरे के विपरीत होता है। ये एक प्लेट हो गई और ये दूसरी प्लेट हो गई, इन दोनों का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो रहा है। तो यहाँ पे तो कोई विनाश नहीं होगा, यहाँ पे विनाश नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस वजह से इसे निर्माणकारी प्लेट भी बोला जाता है, निर्माणकारी, निर्माणकारी प्लेट। या फिर इसे निर्माण को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन अपन बोलते हैं, तो इसे कंस्ट्रक्टिव भी बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव। या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, अब नाम बहुत इजी है, ठीक है। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, दो, अपन कहते हैं दो सड़कों का डाइवर्जेंट है, यहाँ पे डाइवर्जन है। डाइवर्जन मतलब दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जेंट। और तीसरी प्लेटों का जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है, ना तो प्लेटें टकराती है ना आपस में दूर जाती है, वो क्या करती है, आपस में एक दूसरे के समानांतर बह जाती है, चली जाती है, ठीक है। तो इसमें ना तो टकराहट हो रही है, ना ही कोई विनाश हो रहा है, ना ही कोई निर्माण हो रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्म बोला जाता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो
पहली बात तो आपको ये समझना है कि प्लेटों का मूवमेंट 3 प्रकार से होता है, या प्लेट मार्जिन जो होती है या प्लेट के किनारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट, जिसका दूसरा नाम है डिस्ट्रक्टिव, हिंदी में अभिसारी या विनाशकारी। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंट, और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कन्वर्जेंट जिसमें दोनों प्लेटें आपस में टकराती है वहाँ पे तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, विनाश होता है प्लेटों का। जो भारी प्लेट होगी वो क्या करेगी, नीचे चली जाएगी, और जो हल्की प्लेट होगी ऊपर चली जाएगी। नीचे जाने वाली प्लेट क्या होगी, फिर नीचे जाके टेम्परेचर हाई की वजह से वो पिघल के वहाँ पे उसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, विनाशकारी। और कन्वर्जेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज का मतलब होती है मिलना, तो इसका मूवमेंट कैसा है, कन्वर्ज, तो मिलना। तो आप इंग्लिश का टर्म भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके आगे बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, तो दोनों का मतलब समझना है। दूसरी प्लेट का मूवमेंट होता है जो हमने देखा है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होता है तो क्या होता है, नीचे से लावा और मैग्मा आता है और ऊपर क्या बनाता है, निर्माण करता है नई नई चीज़ों का, नए नए स्थलाकृति बनाएगा, जैसे पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान सबका। तो यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है। इस वजह से इसको बोला जाता है निर्माणकारी प्लेट। और डाइवर्जेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों दिशाओं में डाइवर्ज हो जाती है, अलग अलग दिशाओं में, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जेंट भी है। और इसके अंदर क्या होता है, ना तो कंस्ट्रक्शन होता है ना डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है। ये क्या ऐसा है, ट्रांसफॉर्म है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, फ्रिक्शन होता है, सिर्फ रगड़ होती है। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, आपने नाम सुना होगा सैन एंड्रियास का। ठीक है, यूएसए के अंदर है। तो सैन एंड्रियास कैसा है, प्लेट मार्जिन वो है ट्रांसफॉर्म। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अपन सवाल को देखते हैं। अब इसमें सवाल ये पूछा है कि निम्न में से ये जो 3 प्रकार की हमने प्लेट मार्जिन्स देखी हैं, इनमें से ऐसी कौन सी 2 प्लेट मार्जिन है, या 1 है या 3 है, जिसमें गहरे भूकंप नहीं मिलते हैं। गहरे भूकंप, गहरे भूकंप नहीं मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि इनमें से कोई एक ऐसी प्लेट मार्जिन है जहाँ पे गहरे भूकंप देखने को मिलते हैं, और कोई 2 ऐसी प्लेट मार्जिन है जहाँ पे गहरे भूकंप देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो हमें बताना है। अब ये चीज़ हमें पता कब चलेगी कि कहाँ पे गहरे भूकंप मिलते हैं, कहाँ पे जो छिछले भूकंप मिलते हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। आपके सविंदर सिंह या खुल्लर के अंदर इन सारी प्लेट मार्जिन्स की डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी होती है कि ऐसे मूवमेंट होगा तब क्या क्या चीज़ें होती है, अपोजिट होगा तब क्या होगा। तो उसके बारे में अपन को थोड़ा सा डिटेल पता होना चाहिए, जो अभी अपन शॉर्ट में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आई होप सबको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहला अपन उठाते हैं, सबसे पहले अपन अपसारी प्लेट बाउंड्री के बारे में देखते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का नाम सुन के ही क्या पता चल रहा है, डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब 2 अलग अलग दिशाओं में जा रही। तो एक यहाँ पे चली जाएगी, एक यहाँ पे चली जाएगी, ए और बी। अब डाइवर्जेंट की एक खास बात है जो इस सवाल से रिलेटेड है, वो आपको क्या ध्यान रखनी कि डाइवर्जेंट टाइप का जहाँ भी मूवमेंट होगा प्लेटों का, वहाँ पे भूकंपों की बारंबारता, भूकंपों की बारंबारता, बारंबारता को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। बारंबारता हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। बारंबारता क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर में भूकंप आएगा, मतलब यहाँ पे भूकंप आने की जो संख्या होगी वो हमेशा कैसी होगी, ज़्यादा होगी। बहुत थोड़ी थोड़ी देर में ही यहाँ पे भूकंप आ जाएंगे, हर 5-10 मिनट में, हर 1 घंटे में यहाँ पे भूकंप देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे संख्या पूछी होती कि कौन से प्लेट किनारों पे भूकंप की बारंबारता या संख्या या आने की गतिविधि ज़्यादा होती है, तो आंसर होता है डाइवर्जेंट। लेकिन इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ पे जो भूकंप आते हैं वो कैसे होते हैं, छिछले होते हैं, मतलब कम गहरे होते हैं। कम गहरे का क्या मतलब है कि हमने जब पिछले एक क्लास के अंदर हमने देखा था कि भूकंप आता है, उसके अंदर 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है फोकस और एक होता है एपिसेंटर। एपिसेंटर, तो भूकंप का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है, वो उसके फोकस से होता है। जहाँ से उद्गम हो रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी भूकंप का फोकस कितना गहरा है वो हमें पता लगाना होता है। तो ये जो मूवमेंट होता है प्लेटों का, जब प्लेटें आपस में दूर जाती है तो यहाँ पे बहुत कम गहराई वाले भूकंप मिलते हैं, मतलब सतह के बिल्कुल नज़दीक मिलेंगे यहाँ पे आपको भूकंप। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एक तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंट में क्या होता है, हमें कम गहराई वाले भूकंप मिलते हैं। और हमें पूछा भी क्या है कि गहरे अधिकेंद्र वाले भूकंपों के अभाव, अभाव पूछा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करके इसने सवाल पूछा है। ठीक है, तो अभाव, तो अभाव कहाँ पे मिलते हैं, एक तो अपसारी के अंदर मिलते हैं, और दूसरा कहाँ मिलेंगे, हमारे आपके ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज में। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज में भी भूकंप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छिछले होते हैं, मतलब कम गहराई के भूकंप देखने को मिलते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। लेकिन अगर आपसे अब पूछ ले कि कन्वर्जेंट में क्या है, कन्वर्जेंट का क्या सीन है, तो कन्वर्जेंट में आप ध्यान रखिएगा अभी सारी जो प्लेट बाउंड्रीज होती है वहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप वापस एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब कन्वर्जेंट में अगर आपसे पूछ ले जब प्लेटों का मूवमेंट कैसा होता है, एक दूसरे की तरफ होता है, तो ध्यान रखिएगा इसकी एक विशेषता, यहाँ पे सर्वाधिक गहराई वाले भूकंप मिलेंगे, गहराई वाले भूकंप। अब ध्यान रखना ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत चेंज भी कर सकते हैं, गहराई की जगह पे ये गहनता भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ समझनी है आपको यहाँ पे, गहनता। तो गहनता पूछे या गहराई पूछे एक ही बात कर रहा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सर्वाधिक भूकंप आते भी कहाँ पे, यहीं पे आते हैं। अगर आपसे ऐसे सवाल पूछ ले निम्न में से कौन सी प्लेट मार्जिन पे सर्वाधिक भूकंप देखने को मिलते हैं, तब भी ध्यान रखना कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में ही देखने को मिलेंगे। सीधी सी बात है, जब प्लेटें दो टकराएगी तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा घर्षण पैदा होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। दो प्लेटें टकराती है तभी तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा गहनता, गहराई और सर्वाधिक भूकंप कौन सी प्लेट मार्जिन में मिलते हैं, अभी सारी प्लेट बाउंड्री या फिर कन्वर्जेंट। सबसे छिछले भूकंप, कम गहराई पे पाए जाने वाले भूकंप कहाँ मिलते हैं, तो डाइवर्जेंट के अंदर। डाइवर्जेंट की एक और विशेषता ध्यान रखिएगा, डाइवर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री होती है यहाँ पे ज़्यादातर ज्वालामुखी भूकंप मिलते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक अर्थक्वेक मिलेंगे आपको, मतलब यहाँ पे अगर भूकंप आएगा तो उसके अंदर से क्या निकलता है, ज़्यादा मैग्मा या लावा निकलेगा। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि दिल्ली के अंदर भूकंप आया है, जालोर अपने आसपास गाँवों में भूकंप आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर भूकंप के अंदर लावा या मैग्मा निकलता है, लेकिन ज़्यादातर जो डाइवर्जेंट होती है उसमें ज़्यादातर भूकंप कैसे होते हैं, ज्वालामुखी या वोल्केनिक भूकंप होते हैं। सीधी सी बात है, बहुत बेसिक है। जब प्लेटें बीच में से टूट जाएगी, कट जाएगी, तो बीच में क्या पड़ जाएगी, गहरी दरार पड़ जाएगी। दरार पड़ते ही अंदर से क्या निकल जाता है, वापस मैग्मा निकल जाता है। तो मैग्मा निकलने की चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में ही होती है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने बहुत डिटेल में समझ लिया होगा और ये इसकी जो भी विशेषताएं थी बहुत अच्छे से समझ ली होगी, ठीक है। अभी भी अगर आपको कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो आप फिर से कमेंट के अंदर बता दीजिएगा, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नहीं समझ में आया तो एक बार प्लीज़ वापस रिपीट करके देखना, खाली दिमाग से देखना। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, ठीक है, घुमा के दिया है। ज़्यादातर लोगों ने काफ़ी अलग अलग आंसर करें, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। चलिए, आई होप अगर ये समझ में आ गया तो अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। फिर से दिमाग बिल्कुल खाली कर देना है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। पूरा ये क्वेश्चन जब कंप्लीट होगा आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एस वेव्स इज इनकंसिस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू वेव। एस तरंगों का संबंध में असंगत है। ध्यान रखिएगा, असंगत पूछा, ये वाली बहुत ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं। संगत पूछा है, असंगत मतलब कुल मिला के इसने ये पूछा है कि चार विशेषताएं दी गई है एस वेव की, इनमें से कौन सी एक विशेषता एस वेव की सही नहीं है या गलत है। अब सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है, एस तरंगों की प्रकृति ध्वनि तरंगों की भांति होती है। मतलब ये कह रहा है कि एस वेव्स कैसी होती है, साउंड वेव्स की तरह होती है। पहला ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि एस तरंगों की प्रकृति ध्वनि तरंगों की तरह ना होकर किस तरह की होती है, लाइट वेव्स की तरह होती है, प्रकाश की तरंगों की तरह होती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पता नहीं शायद कितनी बार मैंने खुद ने पता नहीं कितने एग्जाम्स में ये सवाल देख लिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, एस तरंग की विशेषता कैसी होती है, प्रकाश की तरंगों की तरह होती है, ना कि साउंड वेव्स की तरह होती है, ठीक है। तो पहला ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही गलत है। यहाँ पे ध्वनि तरंग ना होके क्या होना चाहिए था, प्रकाश तरंग, प्रकाश की तरंगे, ठीक है, लाइट वेव्स, लाइट वेव होता, तब ये आंसर, ये विशेषता सही होती है। चलो, अब ये वैसे अपन को पता चल गया कि आंसर यही है, क्योंकि हमें असंगत पूछा था और यही गलत है, पर फिर भी हम दूसरी चीज़ें भी देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एस तरंगों को द्वितीयक तरंग भी कहा जाता है। दीज वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। सीधी सी बात है, पी वेव्स को प्राइमरी वेव्स बोला जाता है, एस वेव्स को सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है, ठीक है। ये भी आप चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखो, सिर्फ आंसर ही याद नहीं रखना है, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन का सीधा सा ये मतलब है कि एक सवाल से आपके पास करीब करीब 3 से 4 सवाल और तैयार होने चाहिए। तो एक सवाल तो आपको पता चल गया, इसके अलावा ये और भी पता चलने चाहिए। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल के तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती है, ठीक है। एस वेव्स प्रोड्यूस वाइब्रेशन, ये यहाँ पे पूरा नहीं लिख पाया था, क्योंकि इस व्हाट्सएप पोल के अंदर क्या होता है, एक लिमिट होती है कि आप ऑप्शन को इतने ही शब्दों में लिख सकते हैं। तो कभी अगर आपको ऐसा देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा, वो मेरी मजबूरी है, ठीक है, मैं इसमें पूरा लिख नहीं सकते हैं, इसमें लिमिट होती है। तो मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम के, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इंग्लिश मीडियम वाले भी कोऑपरेट करिए हिंदी में समझने का, और हिंदी मीडियम वाले भी
कोशिश करेंगे इंग्लिश में समझने की, ठीक है। तो इसमें सवाल क्या है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। एस तरंग जो होती है, एस तरंग इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो अगर ये इसका बेस है तो यहाँ पे इसका वाइब्रेशन जो होता है मॉलिक्यूल्स का, वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसके समकोण पर होता है, ठीक है। अगर कोई तरंग ऐसे चल रही है, ये दिशा है अगर एस वेव की, तो ये वाइब्रेशन कैसा होगा इसमें, ऊपर या नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये चीज़ मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ रही होगी। मैं फिर से थोड़ा क्लियर समझाता हूँ। जैसे ये एस तरंग की मूवमेंट की दिशा है, इस तरफ जा रही है एस तरंग, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे वाइब्रेट होंगे, ऊपर और नीचे, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट होंगे। जब ऊपर नीचे वाइब्रेट होंगे तो एंगल कैसा बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो समकोण का एंगल बनाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। और लास्ट वाला एस तरंग केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही चलती है, एस वेव ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, बिल्कुल सीधी सी बात है। एस और सॉलिड, ये आप निमोनिक ध्यान रखना, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैंने भी इसको ऐसे ही याद करा था। एस एस आ गया, मतलब एस के अंदर आपको क्या करना है, सॉलिड करना है, ठीक है। तो एस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के अंदर ही बहती है। आपका जो तरल हो गया और जो गैस हो गया उसके अंदर ये मूव नहीं करती है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पूछा था, तो असंगत यही है। इसके बाद में अगर ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है। अब हमें पूछा है, सेम चीज़ पूछिए किसके बारे में, पी तरंग के बारे में, कि चारों में से कौन सी एक विशेषता पी तरंग की नहीं है, असंगत पूछा है। पी तरंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। इसके भी आप थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझेगा, ठीक है। इसमें पी वेव रीच द सरफेस फर्स्ट, ठीक है। पी तरंगे सरफेस पे पहले पहुंच जाती है। वैसे तो देखो सरफेस पे बॉडी वेव्स चलती है, ठीक है, बट ठीक है, ये स्टेटमेंट एक बार के लिए अपन छोड़ देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके। द नेचर ऑफ पी वेव्स इज जस्ट लाइक लाइट वेव्स। अभी हमने ऊपर देखा था कि लाइट वेव्स की तरह काम कौन करती है, एस वेव्स करती है। एस वेव्स जो होती है वो प्रकाश की तरंगों की तरह काम करती है, लाइट वेव्स। तो पी वेव्स किसकी तरह काम करेगी, साउंड वेव्स की तरह काम करेगी। तो ये सीधी सी बात है। अब हमें असंगत पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, गलत यही है। यहाँ पे लाइट वेव ना हो के क्या होना चाहिए था, साउंड वेव्स होना चाहिए था। पी वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड जियोलॉजिकल वेव्स, ठीक है। जियोलॉजिकल वेव्स या फिर इसे पृथ्वी की तरंगे, जो बॉडी वेव्स जो होती हैं उसको ये भी बोला जाता है। सॉरी, यहाँ पे मुझे बॉडी नहीं लिखना था, यहाँ पे सरफेस वेव्स बोलना था, ठीक है। सतह के ऊपर आने के बाद में उन तरंगों के क्या बोला जाता है, सरफेस वेव्स बोला जाता है, ठीक है, सतही तरंगे। तो पी वेव्स क्या है, बॉडी वेव्स हैं, ठीक है, जो सतह के बॉडी के अंदर चलती है। ये अगर पृथ्वी है, इसके अंदर भूकंप आया तो यहाँ से इस तरीके से तरंगे निकलेगी, ये तरंगे ऐसे ऐसे निकलेगी, तो ये कहाँ चलेगी, सतह के अंदर अंदर ही चल रही है। इस वजह से पी और एस तरंगों को क्या बोला जाता है, बॉडी वेव्स बोला जाता है। और जब ये सतह के ऊपर आ जाती है तो इसे नाम दिया जाता है सरफेस वेव्स, जिसका अपन एक पढ़ते हैं लव वेव नाम से। एल वेव्स जो अपन पढ़ते हैं, एल तरंग, एल तरंग किसका भाग होती है, सरफेस वेव का भाग होती है। क्यों, क्योंकि वो सतह के ऊपर चलती है इस तरीके से। तो ये भी सही है क्योंकि ये जियोलॉजिकल या पृथ्वी की भूगर्भीय तरंगे। और लास्ट में पी वेव्स कैन पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अभी अपन ने देखा था एस वेव्स आ जाए तो एस से आप ध्यान रखना सिर्फ सॉलिड, और पी आ जाए तो पी ध्यान रखना सब के अंदर बहती है। लेकिन सबसे फास्ट किसके अंदर बहेगी, तो पहले सबसे फास्ट बहेगी ये सॉलिड के अंदर, उससे कम इसकी स्पीड हो जाएगी फिर आपकी लिक्विड में, और सबसे कम स्पीड हो जाएगी इसकी आपके गैस के अंदर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। वैसे चलने को तीनों में चलती है, लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो डिफ़र करती है तीनों मीडियम के अंदर थोड़ी थोड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये वाला हो जाएगा, लाइट वेव्स वाला, ठीक है। तो ये भी आप, आई होप, मुझे लगता है आपको शायद समझ में आ गया होगा। और अब अपन लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, विच वेव कैन बी सीन इन द सिस्मिक शेडो जोन, ठीक है। ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी तरंग है जो आपके सिस्मिक शेडो जोन के अंदर देखने को मिलती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे समझ नहीं आया कि क्यों सब ने गलत आंसर करा है। बहुत बहुत ही बेसिक सवाल था ये, और शायद एक स्टूडेंट ने सही भी करा था, विद्या ने सही भी करा था, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ कि उनका भी आंसर चेंज हो गया है और उन्होंने भी पी वेव कर दिया है। तो मुझे लगा था कि शायद चलो एक स्टूडेंट ने तो सही करा है, बट बहुत बेसिक सवाल था, इसमें गलत करने वाला कोई पॉइंट ही नहीं था। आपने क्यों नहीं सोचा ध्यान से। सवाल क्या पूछा है, भूकंपीय छाया क्षेत्र में हम कौन सी तरंग देख सकते हैं। जब नाम ही आ गया छाया क्षेत्र, जहाँ पे भूकंपीय तरंगे नहीं देखने को मिलेगी, इसमें ऑलमोस्ट सब ने गलत करा है, एक ने भी सही आंसर नहीं कराया। तो पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आया कहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए। जबकि मेरे हिसाब से सवाल आज का जो सबसे अच्छा सवाल था वो फर्स्ट वाला, ये वाला सबसे अच्छा सवाल था, जिसमें मुझे लगा था कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट इसमें तो काफ़ी लोगों ने सही करा। और आज का आई होप सबसे ईजी सवाल ये था,
जिसमें शायद आप पता नहीं कहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हो सब, बट कोई नहीं, खैर आगे से ध्यान रखिए। सवाल क्या है, देखो बहुत बेसिक है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सवाल बहुत टफ ही होता है, कभी कभी बेसिक भी पूछा जाता है। सवाल आया है, भूकंपीय छाया क्षेत्र में हम कौन सी तरंग को देख सकते हैं? तो भूकंपीय छाया क्षेत्र में हम कौन सी तरंग को देख सकते हैं? किसी भी तरंग को नहीं देख सकते। इसका आंसर क्या होता? नो बॉडी होता। भाई हम पृथ्वी का एक डायग्राम देखते हैं सविंदर सिंह के अंदर, ठीक है, जैसे ये कोर है, इसमें हम एक ऐसा डायग्राम देखते हैं, आपको पता हो तो इस तरीके से एक डायग्राम आता है, ठीक है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो डार्क जोन होता है ये है शैडो जोन है इसका पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे आपको पी तरंग देखने को नहीं मिलती है, पी तरंग का शैडो जोन है। आप में से अगर किसी स्टूडेंट को ये ध्यान है तो यहाँ पे एक डिग्री लिखी हुई आती है, वो आप मुझे बताएंगे कि पी तरंग का शैडो जोन कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री तक होती है। फिर एस तरंग का आता है, तो एस तरंग का हम देखते हैं यहाँ से लेके पूरा का पूरा ये यहाँ तक होता है शैडो जोन। तो शैडो जोन में तो कोई तरंग देखने को मिलती ही नहीं है, शैडो जोन तो है ही क्या। जब सवाल ही ये पूछ लिया कि सीस्मिक शैडो जोन, मतलब जो भी भूकंपीय तरंगे होती है उस शैडो जोन में देखने को नहीं मिलती है, तो वहाँ पे तो चाहे पी तरंग हो, चाहे एस तरंग हो, या चाहे एल तरंग हो। एल तरंग होगा तो कोई होगा ही नहीं, खैर, लेकिन पी और एस तरंग का तो शैडो जोन, मतलब वहाँ पे कोई भी तरंग देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होने वाला था? नो बडी होने वाला था, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे बेसिक सवाल गलत नहीं करने। ऐसे बेसिक सवाल अगर आपने गलत कर दिए तो रेस से आप पहले ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठोगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पे ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि बेसिक सवाल तो आपके सबके ही सही होने चाहिए। रैंक किससे निर्धारित होगी? जो टफ सवाल है, जहाँ पे हर कोई कंफ्यूज हो रहा है, उनको जब आप सही करोगे तब आपकी रैंक लगेगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिक सवाल में से आएगा, तो ये आपको सबको सही करना चाहिए था, बट कोई नहीं, आगे से ध्यान रखिए। कम्युनिटी के अंदर, चैनल के अंदर गलतियाँ होगी तो हमेशा याद रहेगी, ताकि एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी। लेकिन अगर अभी आप यहाँ पे आंसर नहीं करते हो ये सोच के कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है अभी ज्योग्राफी का, तो जब आप करोगे तो आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आई होप शायद आपको पूरा नहीं तो 10% समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप एक्सप्लेनेशन देखा करें, ठीक है। रोज़ाना अपना आंसर करो, चाहे सही हो गलत हो उसका कोई मैटर नहीं करता है। मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता कि आपने आंसर क्या करा है, और मैं भी नहीं देख सकता, क्योंकि मैं भी सिर्फ उन्हीं के आंसर देख सकता हूँ जिनके नंबर मेरे पास ऐड होते हैं, बाकी मुझे भी नहीं पता चलता है। तो अगर आपको थोड़ा वो एम्बेरसमेंट वाला इशू है तो वो भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी को नहीं दिखता है कि आपने क्या आंसर करा है, और अगर दिखे तो भी आपको नहीं होना चाहिए इशू, क्योंकि आपको आंसर करना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये ना सोचा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करिए, ताकि आपको थोड़ा याद रहेगा कि हाँ ये सवाल आया हुआ था एक बार, मैंने वहाँ पे उस टाइम पे ये सेम गलती करी थी, अब वापस ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आई होप आज के चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये सवाल अच्छा था, इसको ज़रूर देखना, इसमें अपने पूरी डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी तक जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हुए वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। नंबर है 9950590604, ये नंबर है, ठीक है, 9950590604। इस पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको सारे लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप उसमें ऐड हो जाइएगा, ठीक है। और इसके और भी कोई डाउट भी हो अगर आपको, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आज वाली आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट में करिए। और जो ये डिग्री है, आप मुझे ये बताएंगे कि पी तरंग का छाया क्षेत्र कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री तक होता है, और एस तरंग का छाया क्षेत्र कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री तक होता है। ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे। जिन लोगों ने ये गलत जवाब कराया, मुझे उनसे सबसे सही जवाब चाहिए। तो आप सविंदर सिंह या जहाँ से भी आप पढ़ते हो वहाँ से आप देखोगे, अच्छे से समझोगे और मुझे बताओगे कि सर पी तरंग का छाया क्षेत्र इस डिग्री से इस डिग्री तक है, एस तरंग का छाया क्षेत्र इस डिग्री से इस डिग्री तक है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, वापस नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।